गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट रहता है उस रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में लास्ट में बात की थी और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके डिटेल में हम गए थे, राइट। आज का टॉपिक जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मोलेक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का मोलेक्युलरिटी क्या रहता है, चलो देखते हैं। Another property of the reaction is called molecularity, which helps in understanding its mechanism. Molecularity कहाँ help करती है? So basically molecularity जो है वो हमें रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में यानी कि समझने में हेल्प करती है, ठीक है। What is the definition of molecularity? Let's see this. The number of reacting species like atoms, ions and molecules taking part in the elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. चलो, कोई भी स्पीसीज है यानी कि एटम्स, आयंस या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो हमारी एलिमेंटरी रिएक्शन यानी कि प्राइमरी रिएक्शन जो है जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है उसके अंदर पार्ट लेते हैं और ये जो स्पीसीज है वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड यानी कि एक दूसरे के साथ उनका एक्सीडेंट होना चाहिए। इन अ देसी लैंग्वेज दे शुड बी कोलाइड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयन एक दूसरे से कोलाइड होते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन में, उस अमाउंट को मोलिकुलरिटी कहा जाता है। देखिए, द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलर व्हेन वन रिएक्टेंट स्पीसीज इज इन्वॉल्व। जब आप एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स लेते हो, एक ही स्पीसीज है, तो वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 का डीकंपोजिशन, तो वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आपको ये एग्जांपल याद रखना है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, डीकंपोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। देखो आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया है, ठीक है, NH4NO2 नाइट्राइट है, सॉरी, उसमें से N2 बनेगा और H2 बनेगा। फिर बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जब दो मॉलिक्यूल होंगे रिएजेंट में तो वो हो जाएगा बाइमोलिकुलर रिएक्शन, क्लियर। जब आपके रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल होंगे टोटल, सो वो हो जाएगा ट्राइमोलिकुलर और टर्मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये सारे एलिमेंटरी रिएक्शन है। एलिमेंटरी रिएक्शन का मतलब ये है कि वो एक स्टेप में होते हैं, ठीक है। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 molecules कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। देखो, 3 चीजें अगर कोलाइड होती है और उसमें से एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट मिलता है तो ये बहुत ही कम केसेस में होता है। दैट्स वाई 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। हेंस रिएक्शन विद द मोलिकुलरिटी 3 इज वेरी रेयर एंड वेरी स्लो टू प्रोसीड। मोलिकुलरिटी 3 हो ऐसी बहुत कम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत ही स्लो प्रोसीड होती है, ओके। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट complex reaction involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take part in more than one step। यानी कि जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मोलिकुलरिटी अगर 3 से ज्यादा आपको दिखती है तो वहां पे एक से ज्यादा स्टेप होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है KClO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4, उसमें से बनता है KCl 3 Fe2SO4 थ्राइस and 3 H2। तो आप अगर यहाँ पे मोलिकुलरिटी चेक करोगे 10 आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 1। अब 10 मोलिकुलरिटी तो किसी भी चीज की हो नहीं सकती। This reaction which apparently seems to be 10th order is actually a second order reaction। ये बस एक second order reaction है, समझ में आया। यानी कि इसकी मोलिकुलरिटी 2 है,
इसकी मोलिकुलरिटी 2 है। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप में होता है। Which step controls the rate of the overall reaction? कौन सा स्टेप आपकी रिएक्शन का रेट कंट्रोल करता है? तो जो स्टेप स्लो होगा वो आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म थ्रू जाएंगे तभी कौन सा स्टेप स्लो है वो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चांसेस टू विन अ रिले रेस competition by a team depend on the slowest person in the team. Similarly, the overall rate of the reaction is controlled by slowest step of the reaction, which is called rate determining step, जैसा कि मैंने आपको बताया recently. Consider the decomposition of hydrogen peroxide which is catalyzed by iodide in the alkaline medium. चलो ये एक रिएक्शन आपको दिया है। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 के आगे 2 लिखा है, राइट? तो आपको ये सेकंड ऑर्डर लगेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है आपके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जिसका रेट ऑफ रिएक्शन आप डिस्कवर करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले याद रखनी है। ओके, और यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, द रेट ऑफ द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, इसके लिए आप क्या इक्वेशन बनाओगे? जो ये इक्वेशन आपने बनाया है, तो इसका रेट इक्वेशन बनता है -dH2O2/dt KH2O2 एंड I-। देखो, अब H2O2 के ऊपर 2 पावर नहीं लगाया है और I- लिया है, जो कि यहां पे कैटलिस्ट था। तो कैटलिस्ट क्यों लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो अब इसके स्टेप हमें देखने होंगे। अब ये कहां से आया? तो ये चीज आती है ऑलवेज प्रैक्टिकली। हमने थियोरेटिकली डिराइव नहीं किया, प्रैक्टिकली मिला है। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to H2O2 and I-. Evidence suggests that this reaction take place in 2 steps. ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले H2O2 I- के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा और IO- बनाएगा। ये IO- जो है वो दूसरे स्टेप में वापस से H2O2 से रिएक्ट करके H2O बनाएगा और I- को रिलीज करेगा और O2 रिलीज करेगा। अब देखो, इसमें से जो स्लो स्टेप होगा, धीरे होगा, जो स्टेप स्लो वो आपका रेट डिटरमाइन करेगा। पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, तो उसके जो रिएक्टेंट होंगे वो आपका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक H2O2 है, एक I2 है, यानी कि H2O2 के कंपेयर में फर्स्ट ऑर्डर, I2 के कंपेयर में फर्स्ट ऑर्डर, टोटल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ये फास्ट है तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, सेकंड स्टेप यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। क्लियर? बोथ द स्टेप आर बाइमोलिकुलर एलिमेंटरी रिएक्शन। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो एलिमेंटरी हो गए। स्पीसीज IO- कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। IO- को इंटरमीडिएट कहा जाता है क्योंकि वो सामने सामने कैंसिल हो जाता है, फाइनल इक्वेशन में आपको कहीं नहीं दिखेगा। First step being slow is the rate determining step. That's why rate of the formation of intermediate will determine the rate of the reaction. तो पहला रिएक्शन आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा, ये वाला। क्लियर? Thus, from the discussion till now, we can conclude how many things in the last lecture and this lecture. Okay, let's see. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट कैन बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शनल, बट मोलेक्युलरिटी कैन नॉट बी 0 और इट कैन नॉट बी इंटीजर। इट मस्ट बी पॉजिटिव वॉल नंबर, नेगेटिव भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा और फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। उसके बाद ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जबकि मोलेक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन को ही अप्लाई होती है। यहाँ पे जैसा कि H2O2 का डिकम्पोजिशन था, तो ये रिएक्शन मोलेक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
ओके। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं निकलता, एक से ज्यादा स्टेप में होती है। क्लियर? चलो, तीसरा उसका कंक्लूजन है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लो स्टेप एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका जो स्लो स्टेप रहेगा उसकी मोलिकुलरिटी ही उसका ऑर्डर रहेगी, यानी कि अगर उसके रिएजेंट के 3 मोल है टोटल तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। सिंपल। क्लियर? अब ओवरऑल आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं 3 और 4। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो, फॉर अ रिएक्शन A plus B gives me product, rate low is given by A 1/2 and 2. What is the order of this reaction? You can easily answer that. Order will be 2.5, right? The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. ये second order reaction है. If concentration of X is increased 3 times, आपने X का concentration 3 times बढ़ा दिया है. How will it affect the rate of the formation of Y? चलो, आपका जो रेट है वो है R proportional to X raised to 2. क्यों? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दैट्स वाई। अब आपने रेट को, ये R1 है, ये R2 है। अब आपका जो रेट था उसका रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपने 3 गुना बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 3x²। यानी कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो R2 प्रोपोर्शनल टू आएगा 9 × x²। क्लियर? चलो, अब अगर दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, R1/R2 is equal to x² divided by 9x²। स्क्वायर निकल गया, x², यानी कि आपको R1/R2 कितना मिला? इक्वल टू 1/9 मिला। यानी कि R1 × 9 will be equal to R2, यानी कि आपका जो रेट है वो 9 गुना बढ़ा, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y will increase 9 times, 3² 9 times, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है X का वो 3 टाइम्स बढ़ाया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में होंगे डेफिनेटली। सो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, क्वेश्चन 4.4 आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है? चलो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस। इंटीग्रेशन करना है किसका? रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन। रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है। चलो करते हैं। We have already noted that concentration depends on the rate is called differential rate equation, right? उसे हम differential rate equation कहते थे क्योंकि -dr/dt लिखते थे। It is not always convenient to determine instantaneous rate as it is measured by determination of slope of a tangent at a point t इन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए किसी भी रिएक्शन का तो आपको डेफिनेटली ग्राफ से ही जाना पड़ेगा। आपने वहां पे एक टेंजेंट बनाया, उस टेंजेंट के एक्स एंड वाई को लेके आपने उसका स्लोप फाइंड किया और तब जाके आपको रेट मिलता था। बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, राइट? हर बार ग्राफ ड्रॉ करना, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लो, और उसकी वजह से आपको रेट लो डिटरमाइन करने में भी डिफिकल्टी होती है। Therefore, order of reaction भी difficult हो जाता है फाइंड आउट करना। In order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation to give relation between
डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। इन अदर लैंग्वेज, कॉन्सेंट्रेशन एट अ डिफरेंट टाइम एंड रेट ऑफ द रिएक्शन को ग्राफ से कंपेयर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट वैल्यूज ही अप्लाई करेंगे। द इंटीग्रेटेड रो इक्वेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अलग अलग ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग अलग रहेगा, ठीक है। वी शैल डिटरमाइन दिस इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो हम जीरोथ ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे। क्लियर? चलो सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर के लिए हम बात करते हैं। चलो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, चलो हमारा रिएक्शन है R में से P बनता है, ठीक है। R गिव्स मी P। चलो अब इसके लिए अगर मुझे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन लिया है मैंने, तो इसका रेट इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू आर रेस टू जीरो। आर रेस टू जीरो, क्यों जीरो किया, क्योंकि जीरोथ ऑर्डर है, यानी कि माइनस डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू के क्यों आया यहाँ पे, के क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि आर रेस टू जीरो हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इसको इस तरफ दे दो, डी टी भी ऊपर ले लो, तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। क्लियर? अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। लेट्स इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। चलो इसका इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू डी आर विल बी इक्वल टू, माइनस के को कॉमन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू डी टी। चलो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो यहां पे क्या आएगा, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ये सी क्या है, यहां पे सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। सी क्या है हमारे लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन, इतना तो आपको इंटीग्रेशन आता है ना, डी आर के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आर मिलेगा, और डी टी के कंपेयर में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो टी मिलेगा, ये तो पता है आपको। और इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होता है। अब मुझे ये सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आर के जगह लूंगा आर नॉट, यानी कि मैंने लिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 0 टाइम पे मैंने लिया, तो आपका आर हो जाएगा इनिशियल आर। ये तो टी और आर की वैल्यू लगा दो यहाँ पे। सो आर के जगह अब मैं लिखूंगा आर नॉट विल बी इक्वल टू, टी इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो डायरेक्टली क्या मिला आपको, सी इक्वल टू आर नॉट। तो अब जो सी की वैल्यू आपको मिली है उसको आपके इक्वेशन में लगा दो, यानी कि आपका रेट इक्वेशन क्या बना, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। देख लो, क्लियर। चलो यानी कि आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। तो के का इक्वेशन क्या आएगा, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी।
तो ये हो गया आपका zeroth लॉ का इक्वेशन। अब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो आपको मैथ्स में पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, बराबर। चलो सो y इक्वल टू में यहाँ पे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको r यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, फिर x इक्वल टू क्या मिलेगा t यानी कि आपको r बाई टी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू r नोट से आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। देखो आपने x एक्सिस पे क्या लिया टाइम और y एक्सिस पे आपने क्या लिया कॉन्सेंट्रेशन r, ठीक है। c का वैल्यू आपको दिया है यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू से ग्राफ स्टार्ट होता है, यानी कि इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू होगी r नॉट, इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू होगी r नॉट। क्लियर? ओके। सो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप कितना आएगा, m आपका स्लोप है ना, तो स्लोप आपका नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव स्लोप है माइनस के और उसी की वजह से ग्राफ नीचे की ओर आता है, माइनस के है, ठीक है। तो आपको m क्या मिला, यहाँ पे स्लोप मिला आपको माइनस के और कांस्टेंट आपका है r नॉट, ठीक है। देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। zeroth order reaction means that rate of the reaction is proportional to the zero power of the concentration, right? So यहाँ पे r raised to 0 हो जाएगा। Now 0 यानी कि r raised to 0 यानी कि 1, so आपको dr इक्वल टू मिलेगा माइनस के dt, जो कि हमने किया था। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करो तो r नॉट इक्वल टू माइनस के टी आई, आई जो है उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा है, मैंने यहाँ पे c लगाया था, ओके। अब t इक्वल टू 0 लोगे तो r इक्वल टू r नॉट हो जाएगा और तब आपको c की वैल्यू मिलेगी यानी कि i की वैल्यू मिलेगी r नॉट, यानी कि आपका इक्वेशन बना r इक्वल टू माइनस के टी r नॉट, ठीक है। अब उसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, आपको स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, यानी कि y एक्सिस पे r, x एक्सिस पे टाइम, स्लोप नेगेटिव होने की वजह से नीचे की ओर रिएक्शन आपका लाइन आएगा और जहां पे वो y एक्सिस को टच करेगा वो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r नॉट रहेगा और k का इक्वेशन बनेगा क्या, r नॉट माइनस r डिवाइडेड बाई t। zeroth order रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन, बहुत ही अनकॉमन है ये रिएक्शन, बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशंस, जैसे कि some enzymes, catalyst reactions and reaction which occur on the metal surface are the few example of zeroth order reaction। ये चीज आपको याद रखनी है, zeroth order का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में हो सकता है, वो MCQs में। The decomposition of, एक एग्जाम्पल दिया है, gaseous ammonia on the hot platinum surface or hot gold surface is a zeroth order reaction at high pressure। ये रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम ही zeroth ऑर्डर है, यानी कि एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ डिपेंड नहीं करता। क्यों, वो एक्सप्लेन किया है, देखो। इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट एट अ हाई प्रेशर, मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद द गैस मॉलिक्यूल, सो फर्दर चेंज इन द रिएक्शंस कंसीडर इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ एमोनिया। अब आप जितना एमोनिया डालोगे, अब अगर सैचुरेशन हो गया है आपकी सरफेस पे, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन से उसको कोई रिलेशन ही नहीं रहा ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, मेकिंग रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ zeroth ऑर्डर रिएक्शन। तो zeroth ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको याद रखना है, ये याद रखो या फिर इसको याद रखो, दोनों में से एक को याद रखना है। इसके ऊपर से हम काफी सारे अलग अलग टाइप के सम सॉल्व करेंगे और इसके बेसिस पे आपको डिफरेंट काफी सारे लॉजिकल ग्राफ्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस ग्राफ्स के बारे में भी हम जब वो ग्राफ्स आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
हमारा रेट इक्वेशन बनाना, लेकिन राइट नाउ हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ये लेक्चर। ये जीरोथ ऑर्डर का एग्जाम्पल और उसका इक्वेशन डिराइव करना, उसका इक्वेशन से बेसिस पे सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे के चैप्टर के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।